नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग माइंड की पॉडकास्ट ज्ञान की राह में। आज का विषय है शिक्षण अभिक्षमता, जो न केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। भारत में विशेषकर उत्तराखंड में शिक्षा का एक विशेष स्थान है और एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है अभिक्षमता ज्ञान, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान। तो चलिए आज हम जानेंगे शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज जो कि उत्तराखंड की स्टेट्स की या जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज एंड वन लाइनर की। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? किलपैट्रिक, प्रोवेल, आर्मस्ट्रॉन्ग या हर्बर्ट स्पेंसर? तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेल। तो प्रोवेल ने क्या कहा था? खेल पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति दी थी। किलपैट्रिक ने, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि दी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि बताई थी और हर्बर्ट स्पेंसर ने लर्निंग की स्मृति के स्तर को बताया था लर्निंग के। दूसरा है, किंडरगार्टन पद्धति की जन्मदाता कौन थे? तो ये थे फ्रोवेल। जबकि जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? डीवी थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण का शिक्षण कौशल के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षक का जो है शिक्षण कौशल के प्रयोग से क्या विकसित होता है? अधिगम, शिक्षण, परीक्षा या मूल्यांकन? शिक्षक का अगर शिक्षण कौशल का जो प्रयोग करेगा तो उससे शिक्षण ही विकसित होता है। नेक्स्ट है, वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलरी से हुई, VALERE। वैल्यू शब्द जो है ये अमूर्त कॉन्सेप्ट होता है और भावात्मक पक्ष से संबंधित रखता है। मूल्य यानी वैल्यू के 3 प्रकार होते हैं, जैविक क्रियात्मक मूल्य, दूसरा है आध्यात्मिक मूल्य, तीसरा है सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट है, अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए। ये किसने कहा? अनुशासन प्रेम पर आधारित होना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए, ये कहा था पेस्टलॉजी ने। जबकि टीपी नन ने क्या कहा? अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रित करना ही अनुशासन है। अगर हम ई गवर्नेंस के टॉपिक पर जाएं तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल हैं? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 9 क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है, CIET का फुल फॉर्म क्या है? CIET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा यानी कि NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। CAI यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन, फुल फॉर्म आता है CAI, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं होगा या भावात्मक क्षेत्र में नहीं होगा या क्रियात्मक क्षेत्र में नहीं होगा? तो CIA का जो अधिगम होगा के द्वारा अधिगम जो होता है वो भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता है, जबकि संज्ञानात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र में होता है। अब है शिक्षकों हेतु एक क्वेश्चन है, शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुए? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में स्टार्ट हुए थे। अब शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी, कहानी कथन या हेरिस्टिक? तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी और हेरिस्टिक ये शिक्षण की विधियां होती हैं, जबकि कहानी कथन ये शिक्षण की विधि नहीं होती है, बल्कि ये जो होती है प्रविधि होती है। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन, विभिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना या खोजपूर्ण प्रश्न? तो उद्दीपन, भिन्नता, विन्यास प्रेरणा और खोजपूर्ण प्रश्न ये शिक्षण के कौशल होते हैं, जबकि सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं होता है। नेक्स्ट है शिक्षण से क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण कौशलों का विकास करना है। शिक्षण की विधि है अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये शिक्षण की अभिक्रमित अनुदेशन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी BF स्किनर ने। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? शिक्षण सहायक सामग्री जो है बहुइंद्रिय उपागम से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर क्या विचार किया गया?
प्रत्यागमन के रूप में विचार किया गया, निवेश के रूप में विचार किया गया, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विचार किया गया या सामाजिक कार्यक्रम के रूप में विचार किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में विचार किया गया। नेक्स्ट है यूजीसी से संबंधित क्वेश्चन। यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो तो 1953 में हुई थी, 28 दिसंबर 1953 को याद रखिएगा। जबकि इसको वैधानिक निकाय का दर्जा जो है संसद द्वारा 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत दिया गया। नेक्स्ट है एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम यानी कि एनसीटीई की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी, 17 अगस्त 1995। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को जो है एनसीटीई की स्थापना हुई, यानी कि इसको वैधानिक निकाय का दर्जा 1995 में दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन है कोठारी आयोग से संबंधित। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन दोस्तों 14 जुलाई 1964 में हुआ था। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया था। तो 1968 में इन्हीं के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार के समय जो है पहली शिक्षा नीति 1968 की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। नेक्स्ट है सभी राज्यों में कम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव किसने सुझाया? तो सभी राज्यों में जो कम्प्रिहेंसिव कॉलेज हैं उसकी स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने सुझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण से संबंधित है। शिक्षण के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? शिक्षण के मुख्य घटक शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम होते हैं, जो कि जॉन डीवी ने बताया था। दोस्तों नेक्स्ट है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट है कौन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। तीसरा है शिक्षक जन्मजात होते हैं। तो शिक्षण भी एक कला भी होती है और शिक्षकों को हम प्रशिक्षित भी कर सकते हैं, पर शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में प्रारंभ हुई थी। रूसा का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है रूसा का। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान? तो याद रखिएगा, रूसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? परीक्षण आंकड़ों का संग्रहण करना, लेखा परीक्षण करना या मूल्य विकास करना या शिक्षण की पूर्ति करना? तो यहाँ पर मूल्यों का विकास नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर परीक्षण आंकड़ों का परीक्षण भी करता है कंप्यूटर, लेखा परीक्षण भी करता है, शिक्षकों की भी पूर्ति करता है, शिक्षण की पूर्ति करता है, जबकि मूल्य विकास नहीं करता है। गाँव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, गाँव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिए, शाला दर्पण परियोजना का संबंध केंद्रीय विद्यालयों से है। नेक्स्ट है आपका आरटीई से संबंधित क्वेश्चन। आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25% स्थान जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं? तो इस धारा को याद रखिएगा 12(1) गौ, ठीक है, 12(1)(c), ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। किस तरह की बालिकाओं से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की या मुस्लिम समुदाय की? तो दोस्तों डिजिटल जेंडर एटलस जो है SC, ST और मुस्लिम समुदाय सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किस आधार पर की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना जो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत डाइट और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी सिफारिशें की गई थी।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राधाकृष्ण आयोग से संबंधित। राधाकृष्ण आयोग का संबंध किससे था? अध्यापक शिक्षा से था, महिला शिक्षा से था, उच्च शिक्षा से था या तकनीकी शिक्षा से था? तो दोस्तों याद रखिएगा, राधाकृष्ण आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से था, जबकि महिला शिक्षा का संबंध दुर्गाबाई देशमुख समिति से था। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना का सुझाव कृष्णन समिति ने दिया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IRAHE। आई फॉर इंडियन, आर रेगुलेटरी, ए अथॉरिटी, फॉर एच हायर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। तो IRAHE इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों नेक्स्ट है डाल्टन योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों डाल्टन योजना जो थी हेलेन पार्कहर्स्ट ने बनाई थी। यह एक शिक्षण योजना है। नेक्स्ट है दोस्तों संगोष्ठी किस प्रकार की विधि है? प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श विधि है, खोज विधि है? दोस्तों संगोष्ठी जो होती है वो एक विचार विमर्श विधि होती है। दोस्तों नेक्स्ट है परियोजना विधि के द्वारा किस प्रकार का अधिगम होता है? पर्याप्त अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रासंगिक अधिगम या व्यवस्थित अधिगम? तो दोस्तों याद रखिएगा, परियोजना विधि द्वारा प्रासंगिक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम से संबंधित। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उसे संबंधित प्रश्न और परिस्थितियों के साथ आने को कहता है, तो वह किस प्रकार के सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? अधिगम की हस्तांतरण का, या पुनर्निर्माण का, या सक्रिय भागीदारी का, या फिर सक्रिय सहभागिता का? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सक्रिय सहभागिता का अनुसरण कर रहा है। अगर आपको ज्ञान की राह पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।